वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था आरएएस प्री का, उसकी मॉडल आंसर की जो कि आरपीएससी ने जारी की है, सामने पेश है। आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा, कितने आपने सही किए कितने गलत किए हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। उपयुक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते क्रम में ध्यान देते हुए कूट की सहायता से चुनना है। यानी जो सबसे बड़ा है उसे पहले रखना है और जो सबसे छोटा उसको आखिरी में रखना है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा खंड है वो चेन्नई कोलकाता आता है, उसके बाद में कोलकाता दिल्ली, उसके बाद दिल्ली मुंबई और आखिरी में मुंबई चेन्नई। इस तरीके इसको सेट करेंगे तो CDAB आंसर सही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए सही है। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। बिल्कुल ये बात कथन सही है। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। ये कथन भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। ये कथन भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूह का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही मतलब घटते क्रम में इसको रखेंगे। यानी सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद में जो कम बारिश होती है उसे रखेंगे। सॉरी, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उसको आखिरी में रखना है। आरोही क्रम में मतलब जहाँ कम बारिश होती है उसको पहले रखेंगे। तो कम बारिश होती है जालौर में, उससे ज़्यादा होती है जयपुर में और उससे ज़्यादा होती है कोटा में। इसलिए जालौर जयपुर कोटा इन समूहों में से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है यानी परमाणु ऊर्जा प्लांट और किस राज्य में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से जो आंसर गलत है हम उसको पढ़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता, यानी वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है जयपुर दौसा और अलवर में। तो जयपुर दौसा और अलवर में अल्फी सोल्स नाम की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती हैं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था। ये था 38.98। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर चूंकि अविभाजित इसके अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो ये राजस्थान में जो खड़ीन है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इस तरीके से अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था हमें। तो सूची 1 में जीरा है और उससे संबंधित नदी बता रखी है ऑप्शन सूची 2 में। तो उदयपुर की हम बात करेंगे तो उदयपुर में हम देखें सोम तथा जाखम का सामंजस्य रहता है, नदी बहती है। साथ ही में बूंदी की बात करें तो बूंदी में कुराल नदी, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में गंभीरी तथा पार्वती और साथ ही में अलवर में साबी तथा रूपारेल नदी जो है बहती हैं। चलिए साहब अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। जो एस्बेस्टोस की खदानें जो हैं राजस्थान में अर्जुनपुरा और पिपरदा में पाई जाती हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं कपौड़ी मेड़ता एवं कसनऊ में। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कपौड़ी मेड़ता एवं कसनऊ में अवस्थित हैं। अच्छा, संरक्षित क्षेत्र मई 2023 के अनुसार जिला संबंधित रखनार जो है, रखनार संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है जालोर में, मनसा माता झुंझुनू में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में पाया जाता है। जबकि ये सोरसेन 12 में आता है। इस वजह से यहाँ पर जो बूंदी दिया हुआ है वह गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं।
माउंट आबू और रणकपुर जो है वो गोडवार क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो ये बात जो कही थी वो समाजवादी दल ने कही थी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम में सही जिलों का क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है उसे पहले रखना है और सबसे कम साक्षरता जहां आती है जो उपयुक्त हमें जिले दे रखे हैं उनके मुताबिक। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है कोटा में, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद सीकर और अंत में अलवर आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है? यानी अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 में केवल ऐसे अधिकार जो हैं वो नागरिकों केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। इसलिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा? तो ये बात जो कही गई थी 1976 में कही गई थी। 18वां प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंदिरा बनाम राजनारायण है उसका संबंध है 39वें संविधान संशोधन से। साथ ही में मिनर्वा मिल बनाम जो भारत संघ है उसका संबंध 42वें संशोधन से है। साथ ही में क्योतो होलोनाल बनाम जशीलू जो है उसका संबंध 52वें संशोधन से है। और साथ ही में ऑप्शन नंबर जो डी है संबाम मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये 32वां संशोधन है, इसको चुनौती दी गई थी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी पहले ऑप्शन को 3 से, फिर 1 से, फिर 2 से और 4 से मिलाना है क्रमशः। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी बड़ा है, हम केवल सत्य कथनों को पढ़ेंगे, असत्य कथनों हम नहीं पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यानी हम पहले सही कथनों को पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और बी राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस तरीके से निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। साथ ही में चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। ये तीनों ही कथन सत्य हैं, जबकि चौथा कथन गलत है, उसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें। जो कथन दिए हुए हैं उनमें से सही कथन की हम पहचान करेंगे तो हमारे पास में सही कथन है, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास में परामर्शदात्री का अधिकार भी है। चलिए साहब, अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है? हमें कूट की सहायता से जानना है। तो हम देखेंगे जो सही कथन है उनको पढ़ेंगे, जो असत्य कथन हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो पहला कथन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन, जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो जो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कथन भी सही है। और मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, ये कथन सही है। जबकि तीसरा कथन गलत है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए साहब, अगला प्रश्न देखिएगा 22, निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? यानी किसके लिए सिफारिश नहीं करेगा हम उसको देखेंगे, बाकी जिसके लिए सिफारिश की जा सकती है उन कथनों को पढ़ लेते हैं। संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत जो हम देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के लिए निवल आगमों का
वितरण करना। वे सिद्धांत जो भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अलावा उनको सहायता देते हैं को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। तो ये कथन सत्य थे। इन तीनों कथनों पर जो है सिफारिश की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो सही कथन तो हमें एक ही दिया हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में दिया रखा है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 24th क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की हुई थी? वो थी संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो वो थे भैरू सिंह शेखावत। प्रश्न नंबर 26 है, नवंबर 2024 के अंतर्गत राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? केवल 2। यानी नवंबर 2024 तक राजस्थान के मंत्रिपरिषद में केवल 2 महिलाएं रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी जो कथन सही हैं हम उनको पढ़ते हैं। अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती हैं। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। साथ ही में अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से हम देखेंगे, सही कथनों को हम पढ़ लेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद बिल्कुल समाप्त किया गया था। और साथ ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, जो कि अभी वर्तमान में राज्यपाल बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो राजस्थान में जिला आयोजना का जो अध्यक्ष बनता है वो जिला प्रमुख बनता है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो ये था अधिनियम 1982 वाला, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, 1982। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? यानी कि जिन रियासतों ने राज्यों के पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था स्वाधीनता से पहले, वो थे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो वो है 320(3). 320(3). 33 प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिला कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? तो उन्होंने संभाला था 20 अप्रैल 2024 से, 20/4/2024 से। अगला प्रश्न 34वां देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों को हिस्सा नहीं है? यानी जो हिस्सा नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो हिस्से हैं उसको पढ़े जाएं। लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा,
अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि 30,000 है। प्रश्न नंबर 36। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें से जो सदस्य उनमें शामिल होते हैं वो सदस्य हैं मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता और साथ ही में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। प्रश्न नंबर 37। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी की थी वो थे न्यायमूर्ति N.K. जैन। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य जो है गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना है, नागरिक उन्मुखी सेवा प्रदान करना है, उत्तरदायी शासन भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर ऋणात्मक रही है? तो वो 2020-21 में रही है। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो ये कथन है दोहरे करारोपण को रोकता है, यानी जीएसटी जो है वो दोहरे करारोपण को रोकता है। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा। राजस्थान राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में जो कथन गलत है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल सही कथनों को पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य के निवेश पोर्टल के संबंध में कथन, राज्य निवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना, पंजीकरण, अनुमोदन, ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य के एकल बिंदु यानी ऑनलाइन इंटरफेस और समयबद्ध निकासी प्रणाली को प्रदान करता है। साथ ही में वन स्टॉप शॉप के नियम 26/11/2020 को अधिसूचित किए गए हैं और पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत पहलुओं और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 42। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है ऑप्शन सी, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। ये वाला कथन सही है। इस तरीके से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। सूची 1 में कृषि फसलें और सूची 2 में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन प्रथम स्थान पर रहे हुए राज्य हैं। तो पोषक अनाज में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, साथ ही में कुल दलहन में मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मूंगफली गुजरात में और सोयाबीन की अधिकता रही महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि सही कथन कौन से हैं। जो सही कथन है उनको बताए जाएंगे। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यानी कि NFSA जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया